अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जुनैद। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में से चैप्टर बायोकेमिस्ट्री से एंजाइम्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एंजाइम्स किसे कहते हैं। तो एंजाइम्स की डिफिनीशन जो है वो कुछ ऐसी है। एंजाइम्स आर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड विच स्पीड अप ए बायोलॉजिकल रिएक्शन विदाउट एनी चेंज इन इटसेल्फ। तो एंजाइम्स जो है वो बेसिकली कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को, विच स्पीड अप ए बायोलॉजिकल रिएक्शन एंड विदाउट एनी चेंज इन इटसेल्फ। और ये जो एंजाइम्स होता है ये रिएक्शन को स्पीड अप करता है लेकिन इसमें हिस्सा नहीं लेता, रिएक्शन का पार्ट नहीं बनता। इट स्पीड अप द रिएक्शन विदाउट टेकिंग एनी पार्ट इन द रिएक्शन। तो इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं रोल ऑफ एंजाइम एज ए बायो कैटलिस्ट को। तो एंजाइम्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज़ में? डाइजेशन ऑफ फूड में। तो इसमें जो है वो पहले नंबर पर आता है रोल ऑफ एंजाइम इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरे नंबर पर आता है रोल ऑफ एंजाइम इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। तीसरे नंबर पर आता है रोल ऑफ एंजाइम इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो अब हम पहले नंबर को डिस्कस कर लेते हैं, रोल ऑफ एंजाइम इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसको अब डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि जब हम फूड मॉलिक्यूल्स या फूड को हम खाते हैं तो जब हमारे मुंह में फूड चला जाता है तो वहाँ पर ही फूड में से जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसकी हाइड्रोलिसिस स्टार्ट हो जाती है। ये ये फूड मॉलिक्यूल जो है हमारे मुंह में मौजूद सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। तो सलाइवा में एक एंजाइम मौजूद होता है जिसे क्या कहा जाता है? सलाइवरी सलाइवरी एमाइलेज। एमाइलेज और सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन। ये हमारे सलाइवा जो होता है, हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है उसमें ये एंजाइम मौजूद होता है। तो ये सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन जो एंजाइम है, तो ये इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जब हम फूड मुंह के अंदर डाल लेते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जब फूड चला जाता है तो ये एंजाइम सलाइवा में मौजूद होता है। ये क्या करता है? ये डाइजेशन या हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम दूज फूड मॉलिक्यूल क्या कर देता है? स्टार्ट कर लेता है। तो इसके बाद जब ये फूड मॉलिक्यूल हमारे फूड पाइप में से जाकर हमारे स्टमक में पहुंच जाते हैं तो स्टमक में ये जो सलाइवरी एमाइलेज है इसका काम फिर ख़त्म हो जाता है। फिर स्टमक में इसके लिए एक और एंजाइम मौजूद होता है और उस एंजाइम को क्या कहते हैं? तो उस एंजाइम को कहते हैं पेनक्रियाटिक एमाइलेज। पेंक्रियाटिक एमाइलेज जब फूड स्टमक में पहुंच जाता है तो पेंक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम इसके बाद इसकी डाइजेशन या हाइड्रोलिसिस शुरू कर लेता है। और ये एंजाइम किस से सिक्रीट होता है? तो ये सिक्रीटेड बाय इंटेस्टाइन। ये एंजाइम जो है ये इंटेस्टाइन सिक्रीट करता है। तो ये था रोल ऑफ एंजाइम इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइजेशन होती है वो इस तरीके से होती है। तो इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं रोल ऑफ एंजाइम इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। इसमें ऐसा होता है कि जब फूड मॉलिक्यूल हमने जो मुंह में डाला होता है, हम खा रहे होते हैं तो उसी दरमियान तो हमारे मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उसकी डाइजेशन तो मुंह के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फैट्स जो है वो हमारे मुंह में आसानी से डाइजेस्ट नहीं होते। तो वो जब फूड पाइप के ज़रिए हमारे स्टमक तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर स्टमक में पैनक्रियाटिक जूस मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस मौजूद होता है। पैंक्रियाटिक जूस मौजूद होता है और इस जूस में क्या होता है? कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पैंक्रियाटिक पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम। तो इस पैंक्रियाटिक जूस में ये एंजाइम मौजूद होता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम। और ये पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम क्या करता है? ये टोटली ब्रेक डाउन और डाइजेशन करता है किस चीज़ की? फैट्स की। जो फैट्स फूड मॉलिक्यूल में जो क्वांटिटी ऑफ फैट्स होते हैं तो वो सारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं? डाइजेस्ट हो जाते हैं। हमारे फूड में से तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स तो डाइजेस्ट हो गए, अब क्या रहता है? अब प्रोटीन रहता है। तो उसके बाद है रोल ऑफ एंजाइम इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब एंजाइम्स के जरिए क्या होगा? प्रोटीन की डाइजेशन होगी। तो हमारे फूड मॉलिक्यूल्स में जो प्रोटीन होता है तो उसकी डाइजेशन भी माउथ में नहीं होती, हमारे मुंह में नहीं होती। और वो इसलिए कि हमारे सलाइवा में इस प्रोटीन की डाइजेशन के लिए कोई ख़ास किस्म का एंजाइम मौजूद नहीं होता। तो जब ये फूड मॉलिक्यूल हमारे फूड पाइप में से पास होकर हमारे स्टमक तक पहुंच जाते हैं तो स्टमक में इसके लिए एक ख़ास एंजाइम मौजूद है और इस एंजाइम को क्या कहते हैं? इस एंजाइम को कहते हैं पेप्सिन। और ये पेप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन अकर करता है। और ये डाइजेशन क्यों अकर करता है?
तो ये इसलिए कि पेप्सिन जो है वो हाईली एसिडिक इन नेचर है। इसकी जो एसिडिटी है वो रेंज करती है फ्रॉम 1 to 2। इसका पीएच जो है वो हाई है, एसिडिक है। तो इसलिए ये आसानी से प्रोटीन की डाइजेशन कर लेता है और हमारे फूड मॉलिक्यूल में जो प्रोटीन्स होते हैं तो वो उसकी डाइजेशन कर लेता है और उससे एनर्जी बना लेता है और हमारे बॉडी को सप्लाई कर लेता है। तो ये थे रोल ऑफ एंजाइम एज बायोकैटालिस्ट। तो इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, कि वो कौन से फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट नंबर जो फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है तो वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती है बाय गिविंग, इंक्रीज होती है और इसी वजह से फ्रूटफुल कोलेजन जो है वो इंक्रीज होते हैं एंड एज अ रिजल्ट द रिएक्शन बिकम फास्ट। तो एंजाइम्स जो है वो एक खास टेम्परेचर पर मैक्सिमम एक्टिविटी को शो करते हैं और वो टेम्परेचर क्या है, और उस टेम्परेचर को कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर वेरी करता है फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशी। तो ह्यूमन बींग्स के लिए जो टेम्परेचर है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम एक्टिविटी वो क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस फॉर ह्यूमन। इसी तरह प्लांट के लिए जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है, जो एंजाइम्स की एक्टिविटी जहाँ जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा होती है वो है 60 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर तो ये स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है। तो ये प्लांट्स में मुख्तलिफ होगा, एनिमल्स में मुख्तलिफ होगा, इसी तरह और स्पीशीज़ में मुख्तलिफ होगा। तो इसके अलावा एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल जिस टेम्परेचर पर स्टॉप हो जाती है तो वो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है तो एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है और एंजाइम वर्क करना छोड़ देते हैं। तो इसके बाद जो 2 नंबर फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ पीएच। इफेक्ट ऑफ पीएच, तो पीएच जो है वो भी एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। हमारे पास सम एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो अल्कलाइन पीएच पर काम करते हैं, अल्कलाइन पीएच, या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि बेसिक पीएच। और हमारे पास कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो कि एसिडिक पीएच पर वर्क परफॉर्म करते हैं या काम करते हैं। तो ये भी पीएच के लिहाज से भी ये वेरी करता है कि कुछ एंजाइम जो होते हैं वो हाई एसिडिक पीएच पर वर्क करते हैं एंड कुछ एंजाइम जो है वो अल्कलाइन पीएच पर काम करते हैं। अगर हम एक एग्जांपल ले ले, पेप्सिन जो है इसकी पीएच कितने है, ये रेंज करती है 2, इसकी पीएच 2 है। इसके अलावा ट्रेप्सिन है, ट्रेप्सिन इसकी पीएच जो होती है वो नॉर्मली 8 to 9 में होती है। तो ये जो है ये हाईली एसिडिक हुआ और ये ट्रेप्सिन जो है ये है अल्कलाइन पीएच पर काम करता है और ये एसिडिक पीएच। तो इसके बाद आता है एंजाइम इनहिबिशन। तो एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है? एंजाइम इनहिबिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है। किस वजह से? बाय द एडिशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। सर्टेन सब्सटेंसेस क्या होंगे? ये इनहिबिटर्स होंगे टू द रिएक्शन। ये सर्टेन सब्सटेंसेस या इनहिबिटर जब रिएक्शन को ऐड किए जाते हैं तो इससे एंजाइम्स की एक्टिविटी कम होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इनहिबिटर्स क्या है। तो अब इनहिबिटर्स क्या है? इनहिबिटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, इनहिबिटर्स या कह सकते हैं हम, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है या डिक्रीज करता है। इसकी एग्जांपल अगर हम ले लें तो इसकी एग्जांपल पॉइजन है, पॉइजन जहर या ड्रग्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम में आते हैं फर्स्ट नंबर इरिवर्सिबल इनहिबिशन, 2 नंबर रिवर्सिबल इनहिबिशन, 3 नंबर competitive inhibition, 4 नंबर नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड 5 नंबर अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो इरिवर्सिबल में ऐसा होता है कि एक इनहिबिटर जब एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम से बाइंड हो जाता है, ये एक एंजाइम है मसलन, तो ये एक एंजाइम है, जब एक इनहिबिटर इसके एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाता है, तो जब इसके साथ बाइंड हो जाता है तो इसे कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिशन।
इसके बाद है रिवर्सिबल इनहिबिशन। तो रिवर्सिबल इनहिबिशन 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, कम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन। कम्पिटिटिव इनहिबिशन में ऐसा होता है कि एंजाइम के जो सबस्ट्रेट होता है और इनहिबिटर उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, तो वो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, किसके लिए, कि वो एक्टिव साइट से बाइंड हो जाए। उसके बाद है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसमें ऐसा होता है कि इनहिबिटर और सबस्ट्रेट की जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है और इसमें ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्पीट नहीं करते, तो इसको कहते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसके बाद आता है अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन में ऐसा होता है कि जो इनहिबिटर होता है वो डायरेक्टली एंजाइम के साथ बाइंड नहीं होता, बल्कि एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होता है। ये अब जो है ये एंजाइम है और ये मिसाल के तौर पर सबस्ट्रेट है, इन दोनों को कंबाइनली कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ना अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो इनहिबिटर होता है वो इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ डायरेक्टली। इसके बाद बात आती है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो इसमें फर्स्ट नंबर आता है वो है बायोलॉजिकल डिटर्जेंट, इसमें 2 नंबर है फ्रूट जूस प्रोडक्शन, इसमें 3 नंबर है प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल एंड इसके अलावा इसमें है पेपर इंडस्ट्री एंड हाई फ्रक्टोज सिरप। तो ये इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस थे, एंजाइम्स के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर एंड होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।